Good morning, children. So, last day we discussed about the British unification, right? Now, today we are going to talk about that during this 18th and 19th century, a lot of nations are personified by the artist. कई सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिसने कि नेशन को एक रूप दिया, एक पर्सन का रूप दिया, राइट? सो द टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन। देखो कई सारे लोग वहां पर जो थे यूरोप में, वो इलिटरेट हुआ करते थे, उनको हर एक चीज समझ में नहीं आती थी, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसी चीजें, कोई आइडिया अगर पास होना होता था तो उसको कुछ फिगर के थ्रू उसको समझाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में भी अगर आप देखो, जो हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट को एक चुनाव चिन्ह मिलता है। क्यों मिलता है? ताकि जो लोग इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़ नहीं पाते, वो चुनाव चिन्ह देख के उसको वोट कर सके, राइट? सो जस्ट लाइक दैट, उस समय जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो कई सारे ऐसे पिक्चर्स बनाए गए, कई सारे ऐसे एलेगरी बनाए गए। ये एलेगरी क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है? सो कई सारे स्टार्ट ने पर्सोनिफाई करना शुरू किया नेशन को, और मोस्टली जो नेशन को पर्सोनिफाई किया जाता था, जो पोर्ट्रे किया जाता था, वो फीमेल फिगर्स में होती थी। नेशन को फीमेल फिगर्स दिया जाता था, जैसे कि इंडिया के में भी आप देखो भारत माता का रूप होता है। भारत माता को आपने कई बार पिक्चर भी देखा होगा, राइट? ये सारे जो पिक्चर्स होते थे, वो कोई रियल लाइफ में कोई वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने भारत माता, अगर हम देखते एक फोटो होती है भारत माता को, तो क्या वो रियल लाइफ में कोई वुमेन है? नहीं। उसको आर्टिस्ट ने अपने इमेजिनेशन के थ्रू उसको पेंट किया है, राइट? और जो भी आइडियाज है नेशनलिज्म का, नेशन का जो भी आइडियाज है, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में वो बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कॉन्क्रीट फॉर्म में बनाते हैं, राइट? सो सबसे पहले देखो, एलेगरी का मतलब होता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, है ना, इक्वालिटी, इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करना, ठीक है, थ्रू ए पर्सन और थिंग, किसी एक इंसान के मदद से या फिर किसी एक चीज की मदद से, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलेगरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी एक आइडिया है कि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, तो आपने देखा होगा कि स्टेच्यू लेके, आंख पे पट्टी बांध के, हाथ में तराजू लेके खड़ी है, और एक हाथ में उसके, एक हाथ में क्या है? एक स्वॉर्ड है, तलवार है। तो व्हाट डज इट मीन? क्या सिग्निफाई करता है? इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आता है? आंख पर पट्टी बंधने का मतलब है कि कोर्ट जो है, जो भी यहाँ पर फैसला होता है वो एविडेंस के बेसिस पे होता है। हाथ में तराजू का मतलब है कि सभी लोग को समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी लोग को इक्वली देखा जाता है ना? और हाथ में एक जो स्वॉर्ड है, वो ये सिग्निफाई करता है कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? सो दिस इज हाउ वन फीमेल फिगर शोज एवरीथिंग अबाउट द जस्टिस सिस्टम, राइट? सो जस्ट लाइक दैट, कई सारे और भी फीमेल फिगर्स बनाए गए थे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। हम देखते हैं वो कैसे थे। सो देखो, आपको क्लास 9th में भी मैंने पढ़ाया था अबाउट दिस मैरियन, राइट? क्रिश्चियन मैरियन, ये एक पॉपुलर नेम है, ठीक है? क्रिश्चियन लोगों में ये पॉपुलर नेम है, राइट? सो इसमें देखो, ये एक नेशन के तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके पास रेड कैप है, राइट और नॉट? ठीक है, सर पे कॉकेट है, देन इसके हाथ में ट्राई कलर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके हाथ में ट्राई कलर भी होता है, राइट? सो आप देखोगे और भी कई सारे इमेज है, ट्राई कलर भी होता है फ्रांस का। सो इस इमेज को देख के लोगों के मन में ये फीलिंग आती थी कि यस, दिस इज नेशन विच टॉक्स अबाउट रेड कैप। क्या होता है? एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, राइट? सारा मैंने सिंबल आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सो ये मरियन इमेज को मरियन जो थी, इनको काफी ज्यादा फेमस किया गया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई सारे क्वाइंस पर इसको, क्वाइंस पर इसके चित्र बने होते थे, स्टाम्प्स के ऊपर होते थे, राइट? स्टेच्यूज बनाए जाते थे पब्लिक प्लेस पे, जो चौक होता है रोडवेज पे, बीच में स्टेच्यू बनाए जाते थे, राइट? सो पीपल, जब लोग इनको देखते थे तो उनको ये समझ में आता था कि यस, दिस इज आवर नेशन, और हमें इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लोगों के अंदर एक फीलिंग आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम अगर भारत माता की कोई एक स्टेच्यू देखते हैं तो जिस तरह से हमारे अंदर कोई फीलिंग आती है, सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी इस तरह के फीलिंग को
प्रोवोक किया जाता था विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टैच्यू, राइट। ओके, अभी देखो ये लास्ट ईयर मैंने बताया था ब्रोकन चेन, ये सारा भी एग्जांपल है एलेगरी का, राइट। किसी कोई भी चीज से ये शो किया जाता है कि इसका मतलब क्या है ना। तो आपने ये पढ़ाया था, एक बार फिर से आप रिवाइज करो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारे सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ब्रोकन चेन का मतलब क्या है ना। ओके, अभी देखो एक और इमेज मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द इमेज ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया के बारे में मैंने बताया था, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। सो जर्मनी में जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस समय इसको पेंट किया गया था, राइट। 1848 में देखो एक कॉटन बैनर पे इसको पेंट किया गया था, राइट। और सेंट पॉल में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था वहां पर ये पिक्चर था, आपने देखा होगा, मैंने उस समय भी आपको दिखाया था। सो यहाँ पर देखो जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक, देखो ओक जो है, ओक के पौधे का लीफ ये पहने हुए हैं सर पे, ठीक है। सो ओक जो है वो हीरोइज्म को शो करता है, ठीक है। हीरोइज्म का मतलब समझ में आता है आपको, बहादुरी, जो हीरो में जो जो गुण होते हैं, राइट, उसको शो करता है। एक हाथ में देखो उसके पास स्वॉर्ड है, दूसरे हाथ में ट्राई कलर है ना। सो दिस इज हाउ दे वर पेंटेड। अभी देखो नेक्स्ट इमेज में दो और इमेज है जर्मनिया का, राइट। इसमें देखो द फॉलन जर्मनिया, कब ये किया गया था, 1850 में इसको बनाया गया था। वाई ये फॉलन जर्मनिया क्यों किया गया है, इसका आंसर ये है कि 1848 में जब जर्मनी में रिवॉल्यूशन हुआ, वो रिवॉल्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया, राइट और नॉट। तो उसके बाद इस पेंटिंग को बनाया गया था ये शो करने के लिए कि जर्मनिया जो है जिस तरह से बनना चाहिए था नेशन हमारा, वो नहीं बन पाया, राइट। रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन यहाँ पर देखो एक और पिक्चर दिखाया गया जर्मनिया का, यहाँ पर हाथ में तलवार लेके खड़ी है, राइट। और एक हाथ में क्या है, ढाल है इसके एक हाथ में, राइट। एंड सी इज गार्डिंग द राइन। राइन इज अ प्रोविंस ऑफ जर्मनी, राइट। इसके ऊपर अटैक करने वाले थे दूसरी कंट्री। तो सिंपली एक पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह से जो पूरा जर्मन नेशन है वो राइन नाम का जो जगह है, राइनलैंड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, मैंने पढ़ाया है ड्यूरिंग द दिस नाजिज्म में भी आपने देखा होगा राइनलैंड के बारे में। सो जब इस राइनलैंड को कैप्चर करने के लिए कोई दूसरी कंट्री कोशिश कर रही थी तो उस समय जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसको पेंट किया था ये शो करने के लिए कि पूरा जर्मन रीजन जो है एक साथ है टू प्रोटेक्ट द राइनलैंड, राइट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखो दो वर्ड है, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं इसमें, दोनों वर्ड को अगर आप प्रोनाउंस करोगे, नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो सिंपली नेशनलिज्म का मतलब आपको पता है कि इफ समबडी लव्स देयर कंट्री, ठीक है, इफ वन कंट्री डेवलप अ फीलिंग ऑफ कॉमननेस अमंग ऑल द पीपल, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर यही नेशनलिज्म काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, एक्सट्रीम होने का मतलब कि अगर वहां की गवर्नमेंट, वहां का सिटीजन ये बिलीव करने लगे कि उस कंट्री का ट्रेडिशन, उस कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर से सुपीरियर है, अच्छा है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वार होना शुरू हो जाएगा, लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। सो कई बार ऐसा होता था कि कुछ कंट्री क्या बोलती थी, हमारा जो ट्रेडिशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, राइट। सो कई सारे कंट्री के मन में ये फीलिंग होता था कि मैं क्या करूंगा, दूसरे कंट्री को जीतूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एक सुपीरियर क्वालिटी का सिटीजन हूँ, मैं एक सुपीरियर क्वालिटी का पीपल हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ ऑन द अर्थ। एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग वॉर अगेंस्ट अनदर कंट्री। कई बार तो ये लोग ये भी बोलते थे कि हम क्या कर रहे हैं, आपको सिविलाइज करने के लिए आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे ब्रिटेन के कई सारे लोगों का मानना था, और वो बोलते भी थे इंडिया के बारे में, कि हमने आपको इसलिए अपने कंट्रोल में रखा है ताकि हम आपको सिविलाइज कर सकें, आप लोगों को कुछ नहीं आता, आपको साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, रिसर्च के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वी आर हियर टू एजुकेट यू, टू सिविलाइज यू। तो इस तरह की सुपीरियर वाली फीलिंग उन लोगों में आ जाए तो उसको हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि कई सारी लार्जर कंट्री, ठीक है, ये दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करती है, जो लोग थोड़ा वीकर कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर अटैक करती है टू गेट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जिस तरह से देखो अब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया, क्यों,
ताकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो गोल्ड है, जो कोल है, यहाँ से ले जा सके, राइट। सो आफ्टर 1871 व्हाट हैपेंड, कई सारे नेशनलिस्ट ग्रुप, जो लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग थे, वो लोग काफी इनटॉलरेंट हो गए थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने को हमेशा तैयार होते थे, राइट। सो इसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। अब हम देखते हैं इस इंपीरियलिज्म का एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इंपीरियलिज्म फैला आफ्टर 1871, और इसी इंपीरियलिज्म की वजह से हमारे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड वॉर फेस करना पड़ा, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो सबसे पहले हम देखेंगे बाल्कन रीजन कौन सा है। ये देखो आप, जितना भी कलर वाला रीजन आपको दिख रहा है, दीज आर द बाल्कन रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाल्कन रीजन बोलते हैं। इसमें कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे बोस्निया है, सर्बिया है, मैकडोनिया है, बुल्गारिया है, राइट, रोमानिया है, ये सारी कंट्रीज हैं। इन सभी रीजन को क्या बोला जाता है, बाल्कन रीजन बोला जाता है। दिस होल बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सो मैंने बताया था कि आपको ऑटोमन एम्पायर वाज अ मुस्लिम एम्पायर, राइट। सो ये पूरा कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। और इस पूरे रीजन में काफी ज्यादा इथनिक वेरिएशंस थे, कई तरह के लोग रहते थे, उनका लैंग्वेज अलग अलग था, उनका कल्चर अलग अलग था, ट्रेडिशन अलग अलग था। तो कंट्री का लिस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सी कंट्री थी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकडोनिया, ये आज की डेट की कंट्री है, राइट, बोस्निया, राइट, सोल्वेनिया, सर्बिया, मॉन्टेग्रो, राइट। सो ये सारी कंट्रीज हैं जो बाल्कन रीजन में मिलते हैं। यहाँ के लोगों को साल्व्स कहा जाता है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उसको साल्व्स बोला जाता है। I already told you that these are the people who lived under the control of Ottoman Empire. So during the 19th century what happened, कई सारे कंट्री में रोमांटिक नेशनलिज्म फैले, राइट। इन लोगों का कल्चर अलग अलग था, ट्रेडिशन अलग था। ये लोगों का मानना था कि हमारा कल्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और बिकॉज ऑफ द रोमांटिसिज्म, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो है वहां पर रिवोल्ट करना शुरू किए, किसके खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। जब लोगों ने रिवोल्ट किया, वहां की अलग अलग कंट्री ने रिवोल्ट किया, तो धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर क्या हो गए, ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर था वो वीक होना शुरू हो गया। और इस ऑटोमन एम्पायर ने कई बार कोशिश की कि ये सारे लोगों को एक साथ मिला के रखे। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए, कई सारे लोगों को कंसेशन भी दिया, बट उसके बाद भी ये पूरा का पूरा जो ऑटोमन एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो कई सारी कंट्री बन गई, छोटी छोटी कई सारी कंट्री बन गई। सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। जब ये सभी लोग इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाल्कन रीजन में जितने भी लोग अलग अलग थे, जो छोटे छोटे कंट्री बन गए ऑटोमन एम्पायर के बाद, दे ऑल आर जेलियस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे को बोलते थे कि हमारा कल्चर ज्यादा अच्छा है, हमारा ट्रेडिशन ज्यादा अच्छा है, राइट। और एक दूसरे का एक कंट्री अपने कंट्री को थोड़ा ज्यादा बड़ा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया करते, ठीक है। सो दे ऑलवेज फॉट अ वॉर टू गेन मोर टेरिटरी, राइट। सो दूसरे को हरा के, दूसरे का वेल्थ को जीत के अपना टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो वहां पर बाल्कन वाले रीजन में जो टर्माइल था, वहां पर जो सिचुएशन थे वो खराब हो चुके थे, लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। क्या रीजन था, पहला रीजन ये था कि जो भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो आपस में लड़ रहे थे टू गेट बिगर टेरिटरी, टू गेट मोर लैंड, राइट। साथ में दूसरा रीजन ये भी था कि उस समय की जो बड़ी बड़ी कंट्री थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, राइट, ये लोग क्या चाह रहे थे, इनका मानना था कि जिस तरह से जो हमारा ये छोटे छोटे किंगडम ये बन चुके हैं, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका है, तो ये लोग भी क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि वो जो ऑटोमन एम्पायर का टेरिटरी है उस टेरिटरी को जीत लें। तो कई बार ये रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड ने भी अपने फोर्सेस को कहां पर भेज दिया, बाल्कन रीजन में भेज दिया, टू गेन द टेरिटरी, राइट। सो लास्टली क्या हुआ, नेशनलिज्म के साथ ये जो इंपीरियलिज्म की जो फीलिंग आई, ये इंपीरियलिज्म की फीलिंग पूरे वर्ल्ड को एक डिजास्टर
की ओर ले गई, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कई सारे लोग इसमें मारे गए। सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि हर एक कंट्री एक दूसरे कंट्री को वॉर के थ्रू जीतना चाहती थी, उनकी टेरिटरी को लेना चाहती थी, राइट? ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ इंपीरियलिज्म, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि इंपीरियलिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म इट इज ओके, बट अगर नेशनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म में चला गया तो वो क्या बन जाता है? इंपीरियलिज्म बन जाता है, और ये नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये एक पिक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, राइट? इस पिक्चर में ये शो किया गया है सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं देखो, यहाँ पर पिक्चर में आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है? कुछ इंडियंस हैं, ठीक है, कुछ अफ्रीकन पीपल हैं, राइट? सो ये शो कर रहा है कि किस तरह से अलग अलग कंट्री को ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बना के रखा था। कौन कौन सा रीजन है जहां पर कि जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। देखो रेड वाला एरिया यहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका, इधर वाला पार्ट, ठीक है? देन यहाँ पर आप देखो ब्राजील वाला पार्ट, अमेरिका वाला पार्ट, ये सारा रीजन जो है किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। सो व्हाट इज इट? इट इज इंपीरियलिज्म, राइट और नॉट? कि एक कंट्री जो एक छोटी सी कंट्री है, वो क्या कर रही है? दुनिया की अलग अलग कंट्री को वॉर के थ्रू जीत रही है। क्यों? क्योंकि ये एक पावरफुल कंट्री है, इस वजह से ये क्या कर रही है? दूसरे कंट्री को जीत रही है, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ imperialism, right? So this is the last of this topic and the chapter also, right? I will provide you the important question and answer in WhatsApp group, right? Or I will post the question answer in the description box, so write it from there. Thank you, have a nice day.